दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आपको कुछ भी बाय सेल नहीं करना है। अब देखिए, स्टार्टिंग करते हैं मार्केट के अपडेट्स के साथ में कि क्या कुछ आज के दिन मार्केट में हो चुका है और उससे अपन क्या कुछ सीख सकते हैं। देखिए, निफ्टी कल के दिन भी थोड़ा सा प्रेशर में था, साइडवेज तरह से परफॉर्म कर चुका था। आज के दिन थोड़ा सा गिरा है, यानी आधे परसेंट से जब भी बड़ी गिरावट होती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, मार्केट ने एक डिप दिखाई है, गिरावट दिखाई है। सेंसेक्स अगर हम देखें तो 636 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी देखिए 174 पॉइंट नीचे, यानी 0.70% की मंदी। निफ्टी बैंक नीचे था आज के दिन आधे परसेंट के साथ में, मिड कैप भी नीचे गया 250 पॉइंट्स के साथ में, और निफ्टी स्मॉल कैप ने कुछ नहीं किया, न्यूट्रल था। तो निफ्टी के कंपैरिजन में आज के दिन भी जो मिड कैप कंपनीज है और स्मॉल कैप कंपनीज है वो स्ट्रॉन्ग थी। मिड कैप इतनी नहीं गिरी जितना निफ्टी गिरा, और स्मॉल कैप तो गिरी नहीं। तो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में अगर मैं एडवांस और डिक्लाइन के रेशियो को देखूँ तो आज के दिन मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे थे। ठीक है, आगे चलते हैं, सेक्टर्स को भी देखते हैं क्या मैक्सिमम सेक्टर्स आज नीचे थे क्या। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एनर्जी सबसे नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ये दो जो सेक्टर्स हैं कोर सेक्टर होते हैं, चाहे मार्केट के लिए हो या फिर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए हो या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए हो। तो ठीक है, ये दोनों बड़े सेक्टर्स हैं, गिरते हैं तो इम्पैक्ट आता है इन्वेस्टमेंट पे, पोर्टफोलियोज पे, निफ्टी पे और मार्केट के ऊपर। देखो, आज के दिन रियल्टी के स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको आगे चल के देखते हैं। साथ में दोस्तों एक सेक्टर है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको भी एक बार हम नोट कर लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है। सेक्टर निफ्टी इंडिया डिफेंस, जहां पे निफ्टी 1% के साथ में नीचे था। स्मॉल कैप कंपनी ठीक थी, मिड कैप कंपनीज नीचे थी, बैंक नीचे था, वहां पे ये 96 पॉइंट ऊपर था। इसका मतलब मोर देन 1% के साथ में तेजी। तो डिफेंस सेक्टर अभी के समय काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर बना हुआ है। जो भी मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं या फिर अभी के समय मार्केट के अंदर जहां भी पैसा बन रहा है या जहां भी अच्छी तेजी बन रही है वो निफ्टी इंडिया डिफेंस है। सो सेक्टर रोटेशन आपको पता ही होगा। सेक्टर रोटेशन है कि कभी किसी ए सेक्टर में पैसा आएगा, वहाँ से पैसा निकल के फिर वो बी सेक्टर में आएगा, फिर बी से पैसा निकल के वो सी सेक्टर में आएगा। तो सेक्टर रोटेशन चलता रहता है मार्केट के अंदर, और हर एक मार्केट के अंदर, चाहे वो बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, कोई सेक्टर आपको मिलेगा जो बुलिश होगा और कोई सेक्टर आपको मिलेगा जो बेरिश होगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी आनी चाहिए, और वो करने के पीछे का एक ही तरीका है, आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, न्यूज़ और अपडेट्स को देख सकते हैं कि किस सेक्टर के अंदर अच्छी अभी ग्रोथ बनी हुई है और इसके पीछे क्या रीज़न है। अब देखिए, कुछ न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के हिसाब से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट का डिसीजन आने वाला है। अब ये कब आएगा? ये 6 जून को आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, कल मैंने आपके कुछ कमेंट्स देखे जिसमें काफ़ी लोगों ने मेंशन किया था कि 25 बीपीएस का कट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए मेंशन ये कर रखा है कि जो कट है हो सकता है जंबो हो, यानी काफ़ी बड़ा हो, और 50 बीपीएस का कट भी हो सकता है। अब ये टोटल मार्केट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। टोटल मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हम बोल सकते हैं 25 बीपीएस की है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, ये मेंशन कर रखी है एसबीआई ने। तो एसबीआई को ऐसा लग रहा है कि आरबीआई 50 बीपीएस का रेट कट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, मार्केट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। तो रियल्टी जो सेक्टर है वो भी इस वजह से ऊपर है, और जो टोटल मार्केट है डेफिनेटली अभी तो कुछ खास यहाँ पे पुश मिला नहीं है, क्योंकि एसबीआई ने बोला है, एक एंटिटी ने बोला है, टोटल मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है। लेकिन 6 जून को अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट को अच्छा यहाँ पे लग सकता है, यानी मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा लग सकता है। आगे चल के बातचीत करते हैं। आज के दिन आपने नोट किया होगा कि जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं उनमें बहुत बड़ी तेजी आई है। होता क्या है दोस्तों, रीज़न पहले आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि मॉनसून फोरकास्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी जैसे अगर आप फील भी कर पा रहे होगे कि गर्मियों का सीज़न अभी चल रहा है, मई जून, ये बहुत गर्म टाइम होता है। इसमें मॉनसून जल्दी आ रहा है, काफ़ी सारे स्टेट्स में मॉनसून आ भी चुका है, काफ़ी सारे स्टेट्स में आने वाला है। तो जब भी मॉनसून की फोरकास्ट स्ट्रॉन्ग होती है तो फर्टिलाइज़र कंपनीज के स्टॉक चलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी सेल्स बढ़ जाती हैं और उसके बाद में कंपनीज के अच्छे मुनाफे आते हैं। तो ये रीज़न है। अभी हम देखें मोमेंटम, तो वैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मीडियम टर्म के हिसाब से डिफेंस में बन रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम बोल सकते हैं क्योंकि मॉनसून है, चल गए स्टॉक्स, अब ऐसा होगा नहीं कि कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको मोमेंटम का पता लगाना है तो फिर आपको न्यूज़ के ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे अभी के समय फर्टिलाइजर जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं। एक्सपोर्ट
उम्मीदें बढ़ सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकता है। आगे देखिए, मार्केट को हम क्विक वे में समझते हैं कि आज के दिन क्या कुछ हुआ। ओपन मार्केट की न्यूज़ है, इसके अंदर थोड़ा सा मार्केट गिरा है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड की चिंता है मार्केट के अंदर। अभी ट्रंप ने देखिए 50% ये स्टील के ऊपर टैरिफ, उसके बाद में चाइना के साथ भी अभी मुकाबला चल रहा है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी ठंडक नहीं है। इंडिया के साथ में भी चांसेस है कि आगे चल के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ट्रेड डील्स में। तो ये एक रीज़न है मार्केट का, जो डिप अभी आज हमको मिला है उसके पीछे का। साथ में दोस्तों कल के दिन हमने एक न्यूज़ को डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा कि अडानी एलपीजी इंपोर्ट को लेकर यूएस ने यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो एक स्टोरी राइटर हम बोल सकते हैं, एक वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ आती है मार्केट की जो देखी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब अडानी ग्रुप ने मना कर दिया कि हमारे पोर्ट से ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किया है। लेकिन ठीक है, कंपनीज अभी गिरी है अडानी ग्रुप की कंपनीज, तो उस वजह से मार्केट को थोड़ा सा झटका लगा है। फाइनेंस और आईटी, अब देख सकते हैं दो कैटेगरीज आज के दिन वीक थी और इसकी वजह से मार्केट नीचे था। रियल्टी चला है रेट कट उम्मीदों की वजह से। सोलर इंडस्ट्रीज, पिछले 2-3 दिन से बातचीत हम इसके ऊपर कर रहे हैं क्योंकि अच्छी न्यूज़ आ रही है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आज के दिन भी नई हाई पर स्टॉक आ चुका है। स्विगी का स्टॉक चला है क्योंकि पॉजिटिव रेटिंग्स स्विगी को मिली है। देखो प्रॉफिट तो है नहीं इनके पास में, तो रेटिंग्स के दम पे चल जाते हैं स्टॉक। गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल है। क्रूड का प्राइस आप देख सकते हैं $65 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है। तो ये कुछ अपडेट है मार्केट की, और यहाँ पर भी आप कुछ इसी तरह की अपडेट देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। येस बैंक अभी गिरा है ब्लॉक डील की वजह से। फैक्ट, इसका मतलब है फर्टिलाइजर कंपनी है, आगे चल के बातचीत करते हैं। 17% के साथ में चला है स्टॉक, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में। तो ये कुछ ब्रीफिंग है मार्केट की जो आज के दिन हमने देखा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट अभी कैसा है। मार्केट अभी महंगा है या सस्ता है? मार्केट में रिस्क अभी बहुत ज़्यादा है या फिर मार्केट के अंदर रिस्क बहुत कम है? तो कोई भी चीज़ सस्ती महंगी, स्टॉक की बात करूँ, इंडेक्स की बात करूँ, अगर आपको देखनी है तो उसकी पीई रेशियो आपको देखनी पड़ती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको देखना पड़ता है कि आप इतनी अर्निंग्स के लिए कितना प्राइस दे रहे हो। अगर अर्निंग 100 रुपये है, अगर आप 100 रुपीज़ कमाने के लिए 1000 रुपये दे रहे हो या फिर आप 10,000 रुपये दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो महंगा होता है, बढ़ता है, यानी आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर पी रेशियो कम होता है यानी आप कम पे कर रहे हैं। अब ज़्यादा कम कैसे देख सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आपको देखना पड़ता है हिस्टोरिकल डेटा कि हिस्ट्री में किस तरह के पी रेशियो बन चुके हैं, और उसके साथ में कंपैरिजन करते हैं कि अभी अपन सस्ते में निफ्टी को खरीद रहे हैं, यानी स्टॉक मार्केट को खरीद रहे हैं, या फिर महंगे में। देखो दोस्तों, आपको पता ही है अभी कुछ टाइम पहले जब मार्केट नीचे था तो हमने एनालिसिस किया था हिस्टोरिकल पी के ऊपर, और जितना भी टाइम फ्रेम का डेटा हमने देखा, चाहे हमने देखा 1 महीने का, तो उसमें अपन ने देखा कि निफ्टी 1 महीने के एवरेज से, जैसे ये एवरेज है, इससे नीचे था निफ्टी, तो सस्ता था। 19 के आसपास का पी रेशो था, और वो एक बॉटम भी इंडिकेट कर रहा था क्योंकि चार्ट के अंदर भी हमने देखा था कि 19 के आसपास जब भी निफ्टी पहुंचता है उससे एक पुल बैक आता है, एक तेजी आती है। ठीक है, तो आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है क्योंकि मार्केट ने नीचे से रिकवरी दे दी। जितना भी मार्केट गिरा था उसका 50% या मोर देन 50% मार्केट चल चुका है। तो उसी वजह से 1 महीने के हाई पर अभी निफ्टी का पी रेशियो आ चुका है एवरेज से। 3 महीने की रेंज देखते हैं, तो 3 महीने की भी रेंज आप देखोगे तो उससे काफ़ी ऊपर है। ठीक है, ये 19.60 पर यह पहुंच गया था निफ्टी का पी। ठीक है, 6 मंथ की रेंज को देखते हैं तो ये भी एवरेज से ऊपर है, यानी महंगा। 1 साल की रेंज को देखते हैं। 1 साल की रेंज हम देखें तो 1 साल का जो एवरेज है ना, उसके भी ऊपर अभी निफ्टी आ चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करके चलनी है कि निफ्टी पहले जैसा तो है नहीं, महंगा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि महंगा और महंगा होगा या नहीं। उसके लिए आगे चल के टेक्निकल्स को देखना पड़ेगा जो कि चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको 2 साल का बताऊं तो 2 साल का भी स्लाइटली बीट हो चुका है। 2 साल का जो रेंज है उसके भी अभी ऊपर निफ्टी आ चुका है। 5 साल को देखते हैं तो चलो 5 साल से तो निफ्टी, 5 साल का देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोविड का टाइम था तो एकदम से 42 भी हो गया था, फिर वो निफ्टी नीचे भी हो गया था, तो 5 साल को नहीं देखें तो ठीक है। बाकी हाँ, निफ्टी के अंदर थोड़ी सी जो तेजी आई है ना उसकी वजह से एक्सपेंसिव निफ्टी तो हुआ है। अब देखिए हम क्या देखते हैं, चार्ट को देखते हैं। ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से देखना ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ये है कि ये आपको 2006 या 5 से डेटा दिखा रहा है। अब 2005 में 2006 में दुनिया अलग थी। वहाँ पे मतलब मार्केट में आज जितनी डेवलपमेंट हुई है वैसी नहीं थी, तो चीज़ें अलग प्रकार की थी। तो वैसे भी अगर आप देखोगे ना तो चलो ठीक है, ये मीडियम के आसपास अभी निफ्टी दिखाई देगा। 10 साल का डेटा देखें तो 10 साल का डेटा आपको कुछ ऐसा दिखाएगा जिसके अंदर ये एक रेंज दिखती है आपको निफ्टी के सपोर्ट की।
यानी यहाँ पे निफ्टी जब भी आता है, ये वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में तेजी बन जाती है। अब ये पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे भी कोविड आया तो चला गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम देखें तो ये जो रेंज थी ये काफ़ी सपोर्टिव थी निफ्टी के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा देखते हैं 5 साल का, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगी, जिसमें आप इस रेंज को निफ्टी की पीई रेंज मान सकते हैं। इसमें देखो कभी कभी क्या हुआ है, यहाँ से, यानी आज की डेट में जो निफ्टी का पी रेशो है, यहाँ से भी गिरावट आई है, या फिर यहाँ से भी गिरावट आई है कई बार, या फिर यहाँ से गिरावट आई है। तो ये तीन जो रेंज है, ये निफ्टी की रेंज बनी हुई है रेसिस्टेंस की, जिसमें वैल्यूएशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी मार्केट को महंगा लगता है। अब मार्केट को महंगा लगता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी महंगा लगना चाहिए, आपको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। आपको क्या निफ्टी भी महंगा लग रहा है या सस्ता, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसको डिटेल में देखें तो 23, उसके बाद में 23.5, 24.3 समथिंग कुछ, तो यहाँ पे अब निफ्टी एक्सपेंसिव लगना शुरू हो सकता है मार्केट को। होता क्या है कि अगर मान लो अगले क्वार्टर के यानी Q1 के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे तो वैल्यूएशन नीचे आएगी। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो ये सब चीजें मार्केट को एक्सपेंसिव लग सकती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या कुछ हमको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी ठीक है, अब स्कोप है, यहाँ पे गैप तो दिखता है अपसाइड का। वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं मार्केट को क्या लगता है, कैसी चीजें प्ले होती है। यहाँ पे आप देखोगे टेक्निकल्स में तो आपको इंडिकेशन बिल्कुल देखने को मिलेगा कि एक रेंज पे यानी 25,000 के आसपास निफ्टी आके थोड़ा सा रुक सा गया है। अब ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दोनों की रेंज बनी हुई है। अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है तो क्या होता है, जब भी इंडेक्स या फिर स्टॉक ब्रेकडाउन करता है तो गिरने के चांसेस बनते हैं, और जब भी ब्रेकआउट करता है तो उड़ने के चांसेस बनते हैं। तो ये रेंज के अंदर अभी निफ्टी अटका हुआ है, जो कि वेट एंड वॉच वाली रेंज इन्वेस्टर्स की तरफ निफ्टी दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक से न्यूज़, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज न्यूज़ में थे। न्यूज़ से अपने को पता चलेगा, अपडेटेड अपन रहेंगे मार्केट के अंदर, साथ में सीखने को भी मिलेगा कि कौन सी न्यूज़ का कैसे इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक्स पर। ऐसा कुछ नहीं है किसी भी कंपनी के स्टॉक को आपको खरीदना बेचना है, खरीदने बेचने के लिए डिस्कशन नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे इंपैक्ट कौन सी न्यूज़ का पड़ता है। अब देखिए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, फैक्ट, इस कंपनी का डिटेल में पूरा नाम आप देखोगे तो नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15 to 16% के साथ में स्टॉक आज उड़ा। इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 5 साल से कंपनी ने 2264% के रिटर्न्स दिए हैं, और ये लेट्स सी रेसिस्टेंस लेता है या ब्रेकआउट करता है। ठीक है, आगे चल के देखें तो आपको दिखेगा कि यहां से लेकर यहां तक कंपनी के स्टॉक में कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, लेकिन इसके बाद में बहुत बड़ी ग्रोथ आ गई। तो जब भी ऐसी कोई कंपनीज आपको दिखती है तो उस कंपनी को एक रिस्की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, क्योंकि चार्ट आपको बता देता है कि कंपनी का नेचर क्या है, स्टॉक का नेचर क्या है। तो काफ़ी रिस्की कंपनीज होती हैं। अब देखो रीज़न क्या है स्टॉक के चलने का, मॉनसून अच्छा बनेगा इस बार आएगा, और उसकी वजह से फैक्ट, पारादीप फॉस्फेट और हो सकता है दीपक फर्टिलाइजर, इस तरह की जो भी कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने का। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं एक न्यूज़ और है जो इसमें प्ले कर रही है। पहले तो उसके रिजल्ट अच्छे थे, मार्जिन 8% के हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के अपन देखते हैं 3% के कंपैरिजन में। और साथ में अगर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि इन कंपनीज को सब्सिडीज मिल सकती है, यानी छूट मिल सकती है सरकार की तरफ से। अब ये कंपनी खुद सरकार ओन करती है, तो यही बात है कि इन्वेस्टर इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो सरकारी कंपनियां, जो भी कंपनीज को सरकार खुद ओन करती है, 90% का स्टेक लेकर बैठी होती है, उनके स्टॉक्स में या उनकी कंपनीज में फायदा होता है। अब देखो एक और चीज आप देखो, यहाँ पे क्या वैल्यूएशन 3034। तो जब भी इस तरह की कंपनीज होती है जिसमें वैल्यूएशन अनरीजनेबल होता है, ट्रिपल डिजिट को तो रिस्की अपन मान लेते हैं, ये तो 4 डिजिट है, तो सुपर रिस्की ऐसी कंपनीज को मान के चलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन गिरे हैं 17, 13, 12, 7, 2। अब रिजल्ट हमने देखे, उसके अंदर मार्जिन में इंप्रूवमेंट था, तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ जाए, क्योंकि 600 करोड़ का प्रॉफिट घट के 41 हो गया। अब यहाँ से प्रॉफिट अगर ऊपर मूव करता है तो स्टॉक को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक तो पहले ही ऊपर चला गया और काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, तो वो चीज़ एक रिस्क कैटेगरी में इसको डाल देती है। एफआईज दोस्तों ना के बराबर इसमें, प्रमोटर मतलब सरकार है इसमें 90%, डीआईज के हाथ में स्टॉक है, और ये सरकार चलो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर ये सब जो सरकारी एंटिटी है उसके पास में यहाँ पे 90% का स्टेक है। ठीक है, तो ये कंपनी है, आज के दिन स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी, और रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। गार्डन रीच, इसकी भी रीच आज काफ़ी अच्छी थी, 6% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज परफॉर्म किया।
इसको भी चेकआउट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे तो डिफेंस सेक्टर में वैसे भी अच्छी तेजी है। एक इंटरेस्टिंगली ब्रेकआउट हम इसमें नोट कर सकते हैं, एक काफ़ी बड़ा स्विंग यहाँ पे निकला और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दे दिया है। 68 का पी रेशियो हो चुका है। अब होगा क्या, देखो जब भी स्टॉक चलेगा तो वैल्यूएशन तो बढ़ेगी, क्योंकि हर दिन रिजल्ट तो आते नहीं है, वो 3 महीने में पता चलेगा रिजल्ट कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन 3 महीनों के बीच में जो भी चीज़ होगी, स्टॉक तेज होगा गिरेगा तो वैल्यूएशन इंपैक्ट होती जाएगी। तो बेटर यह है कि जब भी आपको जज करना है रिजल्ट को देखकर वैल्यूएशन को जज करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ क्या है, 3 जून की न्यूज़ है और इसके अंदर आप नोट करोगे तो ये तो वैसे 4:26 के आसपास की न्यूज़ है। चलो ठीक है, स्टॉक ने वैसे ही तेजी पकड़ ली, हो सकता है मार्केट को ये न्यूज़ पहले से बताओ। न्यूज़ दोस्तों ये है कि कंपनी बिल्ड करेगी पहली पोलार रिसर्च वेसल को। कंपनी ने एमओयू साइन कर लिया है नॉर्वे की कोंग्सबर्ग के साथ में, ठीक है। तो ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जितना कंपनी डेवलपमेंट दिखाएगी, जितनी कंपनी नए प्रोडक्ट्स नए वेपन्स बनाएगी, उतना ज़्यादा कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। वैल्यूएशन 68 का है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पी रेशियो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट इसका घट रहा है, प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, तो वैल्यूएशन सपोर्ट कर रही है ऐसी कंपनी में। 150, 190, 228, 357, 527, तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है और CAGR भी प्रॉफिट ग्रोथ की काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। इसमें से कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन वो स्टॉक चल गया तो ये भी चल गया। 6% की तेजी आज इसने दिखा दी। अब यहाँ पे सीखने की बात क्या है दोस्तों, सीखने की बात यह है कि इसकी जो वैल्यूएशन है 64 की है। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कोचिन तो चला गया ऑल टाइम हाई पर, ये क्यों नहीं गया, चलो अब इसको खरीदते, ये भी ऑल टाइम हाई जाएगा। दोस्तों ये एक खरीदने की कोई हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होता है। देखो अगर कोई कंपनी है जिसका स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है, उसका पी रेशियो है 68, कोई कंपनी है जिसका स्टॉक यहाँ पे है, इसका भी पी रेशियो है 68 के आसपास, मतलब 64 68 मान लेते हैं, तो दोनों कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो सेम है, या दोनों कंपनी की जो हम बोल सकते हैं सस्ती महंगी देखें तो दोनों कंपनी इसका भाव सेम है, वो प्राइस अलग है बस चार्ट के हिसाब से। तो इस कंपनी को भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये कंपनी का स्टॉक यहाँ पे निकल जाता है तब ये कंपनी को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि टोटल सेक्टर की जो वैल्यूएशन होती है वो एक जैसी भी होती है, अगर कंपनी के अंदर कोई अलग से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो दोनों कंपनीज का जो प्राइस है ना वो सेम है। वो लगेगा अपने को कि यहाँ पे गैप है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन्वेस्टर उस हिसाब से खरीदते हैं। अगर टोटल सेक्टर चलेगा, अगर वो कंपनी भी चलेगी, निफ्टी डिफेंस का इंडेक्स भी चलेगा, तो फिर ये कंपनी चलेगी। तो ये चीज़ आपको नोट करके चलनी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस कंपनीज चल गई, एमटार क्यों नहीं चल रहा है, तो एमटार के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है, कम है, उसके अंदर कम है, तो कोचिन से ज़्यादा गार्डन रीच में है, उससे ज़्यादा मचडॉक में है, तो वो सब चीज़ें आपको नोट करके चलनी चाहिए। एक और कंपनी है जिसका स्टॉक आज काफ़ी बड़ी न्यूज़ में था, काफ़ी बड़े एक्शन में था, जिसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। 9% के साथ में क्रैश हुआ है। अब बाकी कंपनीज देखे, बजाज फाइनेंस देखे, होम फर्स्ट देखे, इतनी बुरी कंपनीज, मतलब इतनी बुरी तरह से कंपनीज नहीं गिरी हैं जितना ये गिरा है, तो 9% के साथ में क्रैश है। देखो चार्ट के पैटर्न को अगर आप देखोगे ना, तो ये जो स्टॉक है गैप डाउन के साथ में खुला था, यानी ओपन मार्केट जैसे ही खुला मार्केट, उसमें ही कुछ या तो न्यूज़ आई होगी या कुछ और हो गया होगा। आगे चल के देखते हैं। बाकी मैं आपको वैल्यूएशन बता देता हूँ कि वैल्यूएशन के अंदर कुछ रेड फ्लैग है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। 20 का पी रेशियो है और एनबीएफसीज की एवरेज जो वैल्यूएशन है वो 30-35 के आसपास है। कुछ क्वालिटी कंपनी है 35 का पी है, बाकी कुछ 20 के पी पर भी है, कुछ 30 के पी पर भी है, ठीक है। तो वैल्यूएशन नहीं बोल सकते अपन बहुत ज़्यादा इसकी या बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं आपको इसका पैटर्न दिखाऊं तो ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से अभी तक ऑल टाइम हाई इसने नहीं लगाया है। एक रेंज है जिसके अंदर कंपनी बंद है, रेंज छोटी बन जाती है 300-400 की या 300-380 की, और यहाँ पे फिर ये रेंज बनी हुई है। तो अभी तक कंपनी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, रीज़न है सेलर देखो यहाँ पे जब भी स्टॉक आता है तो इसको बेच देते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि सेलर और बायर किस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाते हैं। यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर एक्टिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बायर के ऑर्डर एक्टिव होते हैं। मान लो यहाँ पे 1000 ऑर्डर है सेलर के और कोई बायर है जो 200 स्टॉक लेता है, तो कितने बचेंगे, 800 बचेंगे। कोई बायर है फिर 200 लेता है, तो कितने बचेंगे, यहाँ पे ऑर्डर 600 बचेंगे। कोई बड़ा बायर आ गया जिसने 800 स्टॉक ले लिए, तो 600 पूरे बिक जाएंगे, 200 के लिए फिर बाद में वो ऑर्डर लगेगा तो स्टॉक ब्रेकआउट कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉक अगर तोड़ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब बायर इतने नहीं है जितने सेलर हैं। अब सेलर इतने सारे होते हैं या इतनी बड़ी सेलिंग की क्वांटिटी है, तो कौन बेच रहा है स्टॉक को, किसके पास में इतने स्टॉक हो सकते हैं, ऑब्वियस है प्रमोटर के पास में हो सकते हैं,
या किसी प्राइवेट इक्विटी कंपनी के पास में हो सकता है जिसने इस कंपनी में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होगा लिस्ट होने से पहले, उसके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी होगी। ऑब्वियस है, किसके पास में इतनी बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों रीज़न ये है, न्यूज़ ये है कि कंपनी के स्टॉक बेचे गए हैं, और अमाउंट अगर आप देखोगे ना तो अमाउंट है 307 रुपीज़ पर, 308 रुपीज़ पर, लेकिन स्टॉक्स कितने हैं ये देखो। यहाँ पे स्टॉक है 2,57,80,000, 2.5 करोड़ स्टॉक्स बेचे जा चुके हैं। यहाँ पे फिर बेचा है, और अमाउंट कितना है, यहाँ पे 800 करोड़ के स्टॉक बेच दिए, यहाँ पे 300 करोड़ के बेच दिए, मतलब 1000 करोड़ के ऊपर की जो अमाउंट है उसके साथ में यहाँ पे डील हुई है। अब ये ब्लॉक डील हुई है 9:16 पर। इतनी बड़ी जब भी डील होती है तो स्टॉक रिएक्ट करता है। अगर ये बल्क डील होती तो लोअर सर्किट में लगता, लेकिन ब्लॉक हो गई तो लोअर में नहीं लगा। ब्लॉक डील इसलिए करते हैं क्योंकि जो बेच रहा है वो सही प्राइस पे बेच पाए, उसको लग रहा है कि मैं इस प्राइस पे बेच सकता हूँ तो वो बेचते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में इतने क्वांटिटी बेचेगा तो उसको प्राइस ही नहीं मिलेगा और उसके स्टॉक बिकेगा ही नहीं, तो इसलिए ब्लॉक डील करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप खरीदो, मैं बेचूंगा इस प्राइस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसने बेचा किसने खरीदा, करंटली डेटा अवेलेबल नहीं है। ये डेटा हो सकता है कल आपको मिले, देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि इस कंपनी के स्टॉक को बेचा है वेस्ट ब्रिज इन्वेस्टमेंट ने। 10% का स्टेक डाइवेस्ट किया है, यानी बेचा है, इनके पास में होगा इतना स्टेक, इससे भी ज़्यादा होगा तो बेच दिया। तकरीबन 1400 करोड़ के आसपास की राशि यहाँ पे मतलब बेची है। टोटल वैल्यू देखें तो 2000 करोड़ के आसपास की बैठ जाती है, और भी वैल्यू मतलब और भी ब्लॉक डील यहाँ पे हुई होगी। अब देखो कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, क्या जो इतने ज़्यादा स्टॉक इसके बिकते जा रहे हैं, नहीं है। 270, 370, 500, 600, 750, तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है गजब तरीके से। कंपनी की जो ग्रोथ है ना कंपाउंड प्रॉफिट की, वो भी काफ़ी औसम है, काफ़ी अच्छी है। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर कंपनी के कितने हैं, 53% के स्टेक प्रमोटर के पास में है, 27% के स्टेक एफआई के पास में है, जो कि इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। डीआईएस ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, बहुत अच्छी बात है। अब प्रमोटर कौन है उसको दिखाता हूं मैं आपको। तो प्रमोटर का यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसी कंपनी का नाम, और इसने बेचे हैं। अभी भी इसके पास में 28% का स्टेक है, यानी अभी अगर और बेचती है कंपनी रेसिस्टेंस पे, जैसे स्टॉक आएगा तो नहीं पार कर पाएगा रेसिस्टेंस, क्योंकि होल्डिंग्स इनके पास में काफ़ी टाइट है, काफ़ी अच्छी है, और ये बेचना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा कब हुआ था, ऐसा दोस्तों होम फर्स्ट फाइनेंस में भी हुआ था। उसके अंदर भी एक ग्रुप था, प्राइवेट इक्विटी कंपनी थी, जब तक वो बेचते जा रहे थे स्टॉक न्यू हाइज नहीं लग रहा था। जैसे ही उन्होंने बेचना बंद कर दिया, जितना भी उनको बेचना था बेच दिया, उसके बाद में न्यू हाइज लगना शुरू हो गए। अब देखो बेचने की यहाँ पे एक्टिविटी कैसी है, 30, 30, 28, 28, उससे पहले जाते हैं। यहाँ पे 34% का स्टेक था, तो यहाँ से 34 से ये लेके आए 30 के नीचे, और 30 के नीचे से ये लेके गए हैं अभी 28 के आसपास। अब देखते हैं यहाँ पे 10% अभी और लुढ़का दिया तो ये और भी कम हो चुका है। सो कहाँ पे रुकेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग है। बाकी कंपनी में से कोई खराब न्यूज़ नहीं है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, बायर सेलर की एक्टिविटी है, सप्लाई डिमांड का खेल है, प्योर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन बोल सकते हैं या प्राइस एक्शन हम बोल सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अब दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, म्यूचुअल फंड न्यूज़, जिसके अंदर आपने देखा होगा आज के दिन डिफेंस इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो डिफेंस इंडेक्स जो फंड है अभी के समय का स्टार फंड बना हुआ है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स हैं ऑल टाइम हाई नहीं लगे हैं, लेकिन ये जो फंड है, इंडेक्स फंड है, ये इसने नए हाइज लगा दिए हैं और नए हाइज यहाँ पे लगते जा रहे हैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसका कंप्लीट हुआ था, जैसे अपन ने देखा ऑपरेशन सिंदूर की न्यूज़ आई, एक्टिव हो गए इन्वेस्टर, और उसके बाद में काफ़ी बड़ी बाइंग यहाँ पे चल रही है। अगर मैं बॉटम से इसको कैलकुलेट करूँ तो 70-80% के आसपास इसमें ग्रोथ मिल चुकी है। कुछ टाइम बाद हो सकता है ये डबल हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कि आपने डिफेंस में इन्वेस्ट किया था इंडेक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कितने प्रॉफिट के अंदर आप हो, वो भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। साथ में डिफेंस इंडेक्स में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड का होता है, एक ईटीएफ का होता है। तो ईटीएफ के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं अपने पास में। ये ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस का ईटीएफ है, बट ईटीएफ के कमी फायदे सब बता चुका हूँ, वॉल्यूम्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे होंगे उन वीडियोज़ को, नहीं देखे तो हम दोबारा से उनको करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस पे आप देख लेना, 27 मिनट का ये वीडियो है, इससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो भी 24 मिनट का हो ही चुका है। यहाँ तक आप देख रहे हो तो यस लिख देना कमेंट के अंदर, बाकी इसको भी आप चेकआउट कर लेना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।